सबको नजर आ रहा है? जी से नजर आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है। जितना हमारा आज तक का कोर्स होगा, ठीक है, आज हम जितना खत्म करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड यस वो। सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। कौन बोल रहा था? अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि आज तक का जितना कोर्स होगा ना इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 7, इसमें से एक क्विज होगा जुम्मे को, 10 एमसीक्यू। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू आएंगे उसमें से। इस चैप्टर में से के न्यूमेरिकल्स में से क्विज नहीं होगा, तो एमसीक्यू के लिए रेडी रहना फ्राइडे को। स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं करते मजीद। हमारा ये टॉपिक इस चैप्टर में से किनेटिक्स में से रह गया था। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। और स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। इंपल्स एंड मोमेंटम बहुत ही टॉपिक है, और एफएससी में भी हम चीज़ पढ़ चुके हैं इम्पल्स और मोमेंटम से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा इसको वास्टली देखेंगे। इम्पल्स और मोमेंटम को चीज़ें वही हैं, बेसिक्स वही हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बम्पर कार, अगर बचपन में अम्यूजमेंट पार्क गए हो आप लोग, ठीक है, ये बम्पर कार जो है ये चलाई होगी, ऑलमोस्ट हर बंदे ने चलाई होगी। तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम का जो है ना नॉलेज चाहिए। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या चीज़ है और इम्पल्स क्या चीज़ है। अक्सर जिक्र करते होगे कि फलां कोई काम कर रहे हो तो कहते हो, और कोई बंदा कहता है जी मेरा मोमेंटम बना हुआ है, उस काम करने का मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का मोमेंटम नहीं बना होता, वो काम उस तरीके से उस एक्टिवनेस के साथ नहीं कर सकते। अब बेसिकली मोमेंटम है क्या? मोमेंटम जो है इसको ऐसे समझ लो कि इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, इट विल गेन सम मोमेंटम। फॉर एग्जांपल दे देते हैं, एक कोई भी आप बॉल है, एक हिल है, उसमें से नीचे फेंको। कोई फुटबॉल फेंक लो, कोई भी बॉल, उस हिल में से आप उसको नीचे फेंको। अब मोमेंटम किसके इक्वल था? मोमेंटम किसके इक्वल है? क्या पढ़ते आए हो? P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। अब जब आपने एक हिल से बॉल नीचे गिराई, कोई भी फुटबॉल, लेट्स सपोज एक हिल है, आपने इसको नीचे गिराया, यही मूव कर रहा है। अब क्या होगा? डाउन द हिल जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी वी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि जो मोमेंटम है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, जब डाउन द हिल बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो मोमेंटम क्या करेगा? वो भी इंक्रीज करेगा। तो क्या बात बताई थी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, इट विल गेन सम मोमेंटम। सही है। अब यहाँ पे वो ड्यू टू फ्रीली, मतलब यहाँ पे वो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ रही है बॉल। सो द मोर, और एक और बात कि जितना ज्यादा बॉडी जो है मोमेंटम गेन करेगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा उस बॉडी को रोकना। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो बात ये कि जितना ज्यादा बॉडी मोमेंटम गेन कर चुका होगा, इसका मतलब कि बॉडी कब मोमेंटम गेन कर चुका होगा? जब उसमें वेलोसिटी होगी, जब बॉडी किसी भी वेलोसिटी के साथ या एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। तो जितना ज्यादा बॉडी मोमेंटम गेन कर चुका होगा, उतना ज्यादा उस बॉडी को रोकना मुश्किल होगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक कार है, ठीक है, ये मोशन में, ये मूव कर रही है। अब इस ज़ाहिर है ये कार मूव कर रही है, तो इसमें इस कार का कोई ना कोई मोमेंटम होगा। किसके इक्वल होगा? एम वी के। ये कार की स्पीड पे डिपेंड करेगा मोमेंटम। अगर कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर कार की स्पीड कम होगी तो मोमेंटम भी कार में क्या होगा? कम होगा। अब ये कार जो है ये मूव कर रही है एक रोड पे किसी भी स्पीड के साथ। अब सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे, कोई आगे लेट्स सपोज
कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कोई चीज़ आ गई यहाँ पे, सडनली क्या किया ड्राइवर ने, ब्रेक अप्लाई कर दी, कार क्या करेगा, कार स्किड करेगा, ठीक है, और थोड़ा सा स्किड करेगा फौरन सडनली। जब आप उस पर ब्रेक पे पावर रखोगे, सडनली गाड़ी स्पीड में थी तो कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई हुई इस मूविंग ऑब्जेक्ट को किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रेस्ट पे लाने के लिए। जितनी ज्यादा कार हैवियर होगी या जितनी ज्यादा तेज मूव कर रही होगी, क्योंकि P इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जितनी ज्यादा हैवियर कार होगी या जितनी ज्यादा कार स्पीड के साथ मूव कर रही होगी, ठीक है, फोर्स रिक्वायर होगी, हमें एक फोर्स चाहिए होगी उस कार को रेस्ट पे लाने के लिए। अब ये फोर्स क्या है, ठीक है। अब दो तरह की फोर्स हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब कार मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, सडनली कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, अब कार क्या होगी, कार स्किड कर जाएगी। अब दो केसेस हो सकते हैं कि एक आपने स्मॉल फोर्स लगाई इस मूविंग कार पे, फोर्स क्या थी, स्मॉल थी, और लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट कर रही है। फोर्स स्मॉल है, एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फोर्स लगा रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन सी फोर्स होगी? लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, आप क्या करोगे? एक तरीका क्या है कि आपको कार रोकने का, आपने एक्सेलरेटर में से पाँव हटा दिया। जब आपने एक्सेलरेटर में से पाँव हटाया तो कार पे फोर्स क्या लगाई, कम, ठीक है, और किसकी वजह से कार रुक रही है? फ्रिक्शन फ्रॉम रोड जो है वो कार को स्लो कर रहा है, और ये फोर्स ज़ाहिर है कार जब स्पीड में है 120 की स्पीड में अगर मूव कर रही थी तो ये टाइम लेगी। एक्सेलरेटर से जब पाँव हटाओगे तो ये एकदम नहीं रुक जाएगी कार, ये थोड़ा टाइम लेगी, लॉन्ग टाइम फॉर अ स्मॉल फोर्स, स्मॉल फोर्स एक्टिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम, ये केस है, ठीक है। ये टाइम लेगी और कार क्या करेगी, फ्रिक्शन की वजह से रोड की, वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी कार, ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि फोर्स लार्ज हो, टाइम पीरियड क्या हो, शॉर्टर हो। कैसे? कि यही कार मूव कर रही है, गाड़ी जो है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड से मूव कर रही है, आपने फौरन फर्मली ब्रेक अप्लाई कर दी, फर्मली एकदम ब्रेक अप्लाई कर दी, ठीक है। अब गाड़ी क्या करेगी, स्किड, थोड़ा मतलब गाड़ी स्किड करेगी और रुक जाएगी, या टकरा जाएगी या ओवरटर्न कर जाएगी, जो भी करेगी, लेकिन गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी जब सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे। तो मेरे दो केस हो गए कि फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फॉर अ ड्यूरेशन डेल्टा टी, ठीक है। तो द फोर्स दैट इज अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, दैट it is applied, the force that is applied multiply किससे हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम that is applied। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स को लिखते हैं आई से, इम्पल्स को डिनोट करूंगा आई से। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसपे वो फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये था जी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इम्पल्स और मोमेंटम का, ठीक है। अब इम्पल्स और मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर है। इम्पल्स जो है उसका यूनिट क्या है, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम सेकंड्स में, तो इम्पल्स का यूनिट क्या हो गया, सही, न्यूटन सेकंड। और मोमेंटम क्योंकि P इज इक्वल टू mv है, मास इन kg होगा SI यूनिट में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड, और दोनों क्या है, वेक्टर है, ठीक है।
और एक और बात आगे जाने से पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि मोमेंटम लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो मोमेंटम लूज कर रहा होता है, वो क्या करता है, अगर लेट्स सपोज स्नूकर की मैं एग्जांपल लूं, बिलियर्ड बॉल जो है, एक बॉल यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, स्टैगर बोलते हैं इसे, यहाँ से आपने इसको हिट किया, अब इस बॉल में क्या हुआ, मोमेंटम हुआ, क्योंकि इस बॉल पे फोर्स लगी, ठीक है, इस बॉल ने क्या गेन किया, मोमेंटम गेन किया, ठीक है, जो ही ये बॉल इस बॉल से टकराई, अब ये क्या हुआ, इस बॉल ने मोमेंटम क्या करना शुरू कर दिया, मोमेंटम लूज करना शुरू कर दिया, अब इसने अपना मोमेंटम किस बॉल में ट्रांसफर कर दिया, इस बॉल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया, तो ये मोमेंटम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट मोमेंटम लूज करता है तो ये अपनी फोर्स क्या कर रहा होता है, किसी और चीज में इम्पार्ट कर रहा होता है फॉर सम पीरियड और सम टाइम पीरियड, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो ये मोमेंटम किस में ट्रांसफर हो गया, उस दूसरे बॉल में ट्रांसफर हो गया। अब फिर दो तरह के केसेस हैं, इलास्टिक इम्पैक्ट में क्या होता है और प्लास्टिक इम्पैक्ट में क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये शॉर्टर इंट्रोडक्शन था इम्पल्स और मोमेंटम का, ठीक हो गया, समझ आइए। यस सर। इंजमाम, इंजमाम सुन रहे हो, हाँ भाई, समझ आइए, यस सर, आइए। बोला करो ना यार, आगे पता तो लगे मुझे, मैं समझा म्यूट पे लगाया हुआ। अच्छा, ठीक एक है। और इसकी एप्लीकेशन है इनपाउंडिंग। ये क्या है जी, जब दो बिल्डिंग्स को ना, ये जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, दो बिल्डिंग जो है दे आर क्लोजली टुगेदर, ठीक है, ये दो बिल्डिंग क्या आपस में बहुत क्लोज बनी हुई है, ठीक है, लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा ना तो चांसेस हैं ये दोनों आपस में क्या कर सकती हैं, कोलाइड कर सकती हैं, जैसे कि ये हुआ हुआ, ये हुआ हुआ, ठीक है। जो लो हाइट बिल्डिंग है ना, इसका रूफ, वो क्या करेगा, वो किसी भी कॉलम, ऑब्वियसली किसी भी, इधर ये कॉलम देखो, दूसरी जो बिल्डिंग है जो कि इसके मुकाबले में उसकी हाइट ज्यादा है, तो इसका रूफ अर्थक्वेक जब आएगा तो इसका रूफ क्या करेगा, इसके साथ कोलाइड कर सकता है, इसके कॉलम के साथ, जो टॉलर बिल्डिंग है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फिर स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, फाउंडिंग बोलते हैं इसे। अब इम्पल्स, हम सिर्फ ना लीनियर केस को डिस्कस करेंगे, एंगुलर केस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमारे इस कंटेंट का हिस्सा नहीं है। तो हम सिर्फ लीनियर केस को देखेंगे कि लीनियर इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, सही है। इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, ये नजर आ रहा है सबको, यस सर। अब लीनियर इम्पल्स, अब मैं सिर्फ लिखूंगा इम्पल्स एंड मोमेंटम, इसका मतलब ये है कि लीनियर इम्पल्स, ठीक है, बार बार ये बता रहा हूँ कि हम सिर्फ, क्योंकि इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम भी है, हम सिर्फ लीनियर को देखते हैं। इम्पल्स एंड मोमेंटम मतलब लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। हमें, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही है, इट फॉर्म्स, इट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म है। मैंने एक इक्वेशन लिख दी, एफ इज इक्वल टू एम ए जो पढ़ा था। एक और किनेमेटिक्स से हमने इक्वेशन पढ़ी थी एक्सेलरेशन की, वो किसके इक्वल था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के,
भी यार रेडी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या सब्स्टिट्यूट कर दो इस ए को इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास क्या बना, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह क्या पुट कर दिया, ये नीचे वाली चीज पुट कर, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड पे डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशंस की दोनों साइड पे डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ये जब यहाँ पे मैं डी टी मल्टीप्लाई कराऊंगा ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो वो मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, अब इन दोनों साइड की क्या कर लो, इंटीग्रेशन ले कर लो। So by integrating both sides, ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, लिमिट क्या आ जाएगी, t1 टू t2। तो ये वेलोसिटी मास तो कांस्टेंट होगा, v1 टू लिमिट v2। इसको मजीद मैं इस तरह लिख सकता था कि ये जो मास है, ठीक है, ये क्योंकि कांस्टेंट है इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। इसी तरह समेशन के साइन को मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो ये मैंने इसलिए रिमूव किए कि मैं इनको बाहर ही लिख देता हूँ। मैश यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से हटा के, ठीक है, यहाँ से हटा के कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, समेशन का साइन ये लिख। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। ये ऊपर भी मैं थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे, मैं ये खत्म कर। ये क्या इक्वेशन बन गई थी मेरे पास, समेशन T1 T2 फोर्स dt इंटीग्रेशन m dv। इसको ऐसे लिख रहने दे, v1 टू v2। अब ये जब इस साइड की ना, ये जो साइड है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास, क्योंकि v मैश बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी है, इसकी इंटीग्रेशन क्या, ये डी वी, इसकी इंटीग्रेशन करोगे v आ जाएगा। जब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इस चीज का आएगा, m v2 माइनस m v1। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये क्योंकि मैंने क्या बताया था, p इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम, तो ये चीज क्या होगी, एम वी मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू एम, ये क्या लीनियर मोमेंटम है। ये इसकी जब मैंने इंटीग्रेशन की तो ये चीज मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो ये एम वी क्या है, एम वी इज लीनियर मोमेंटम, L इज इक्वल टू एम वी। अच्छा, इस इक्वेशन की इस साइड पे आओ तो इम्पल्स क्या था, फोर्स फॉर अ यूनिट ड्यूरेशन, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो फोर्स लग रही है, यानी इम्पल्स किसके इक्वल था, एफ
क्रॉस डेल्टा टी के, ये पढ़ते आए हो। अब ये यहाँ पे देखो, उसको मैं खत्म करूँ अगर, एफ इंटू डेल्टा टी ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीनियर इम्पल्स है, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ प्रोसेस। तो ये क्या हो गया, आपके पास इम्पल्स होगी, और ये जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे mv2 माइनस mv1 आएगा, वो क्या है, mv क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है। अभी मैंने उधर व्हाइट बोर्ड पे बताया कि इम्पल्स क्या है, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर अगर आप एफ टी कर्व बनाओ, फोर्स टाइम कर्व बनाओ, कांस्टेंट फोर्स टाइम, तो एरिया अंडर कांस्टेंट फोर्स जो फोर्स टाइम कर्व है, उसका जो एरिया है इस कर्व का, वो क्या होगा, वो लीनियर इम्पल्स होगी। तो यूनिट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूटन सेकंड इज यूनिट इन SI and in FPS the unit is pound second। और लीनियर मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। एंड इट इज मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P is equal to mv। तो इसका यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड, SI यूनिट है। एंड इन US कस्टमरी और इन FPS सिस्टम यूनिट इज स्लग फुट पर सेकंड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। दोबारा मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड टॉपिक है मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। अच्छा, जो प्रीवियस इक्वेशन है ना, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम। वन टू टू स्टेट, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट, L2 माइनस L1, ठीक है। L को वो कह रहा है, अब वो पार्ट मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इश्यू नहीं। तो ये क्या चीज है, ये है चेंज इन पार्टिकल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इतना टाइम नहीं है तो इसलिए आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या है, चेंज इन पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम। और ये जो है समेशन ऑफ आई, ये क्या है, टोटल लीनियर इंपल्स, जो कैसे कॉज हो रहा है, कॉज बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जो के एसोसिएटेड विद प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है। उसी इक्वेशन को मैंने राइट कर लिया। वो पिछली इक्वेशन ठीक है, दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर याद नहीं है। एंड पे हमने जो रिजल्ट निकाला था, वो निकाला था समेशन T1 T2 F dt, ठीक है, इज इक्वल टू, वो उसकी जब इंटीग्रेशन ले ली थी mv2 माइनस mv1। ये पिछली जो हमने प्रूव की थी, mv2 को क्या लिख दिया उसने, L2, mv1 को क्या लिख दिया, L1। और ये इस सारे फैक्टर को, ये किसके इक्वल है, इम्पल्स के इक्वल है ना, तो समेशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है। वही इक्वेशन को इस तरह लिखती है। अच्छा, अब इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करो, आपने अभी क्विज भी दिया, सॉरी इसका क्विज नहीं हुआ, अभी ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। अगर वो मैं
लिखता हूँ, वो क्या उसकी फाइनल इक्वेशन थी, समेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम स्टेट 1। ये थी जी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी की। अब जरा गौर करो दोनों इक्वेशंस में सिमिलरिटीज। लेफ्ट साइड पैरामीटर है दोनों इक्वेशन में, ये लेफ्ट साइड पैरामीटर। इनमें दोनों में पहली सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों पैरामीटर दे आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इंपल्स हो या वर्क डन हो, बोथ दीज पैरामीटर्स आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, और ये दोनों पैरामीटर दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। राइट हैंड साइड पे आओ। ठीक है, ये जो है आपका L2 यानी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये दूसरा फैक्टर, दे आर एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की स्टेट है दोनों। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में एक डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि ये जो इक्वेशन है इम्पल्स वाली, ये है वेक्टर। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये इक्वेशन किसकी है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये किसकी इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, ये वेक्टर है क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दोनों वेक्टर है। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स जो फॉर अ पार्टिकल, ठीक है, ये क्या इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। तो ये नीचे वाली इक्वेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी, ये कौन सी इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके, ये स्केलर इक्वेशन। ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल, ये जो इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम, इसको नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, यही चीज, ये चीज है क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, यही चीज मैं अगर यहाँ पे ले आऊं दोबारा, ठीक है, नॉर्मली लिखा कैसे जाता है वो बता रहा हूँ। इस चीज को इक्वेशन की दूसरी साइड पे, यहाँ पे ले आए, क्या बन जाएगा, mv1 प्लस समेशन t1 t2 फोर्स dt इक्वल टू mv। ठीक है जी, जो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंट इम्पल्स एंड मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल इक्वेशन है, उसको ऐसे लिखा जाता है। नॉर्मली इसको लिखा इस वे में जाता है। और ये क्या शो कर रही है इक्वेशन, इट इज शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन कि हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस आर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो कैसे पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, यही मैंने एक डिफरेंस बताया था प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम में, कि ये वाली जो प्रिंसिपल लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम इक्वेशन है, ये कौन सी है, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम
तीन स्केलर इक्वेशन में लिख सकते हैं इन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। कैसे? सेम यही इक्वेशन जो है मैं इसको आपको दिखा देता हूँ बल्कि, ठीक है। इसी इक्वेशन को थ्री स्केलर इक्वेशन अलोंग एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। ये लिखा हुआ है वही इक्वेशन एम वी वन, क्योंकि अब एक्स डायरेक्शन में हमने लिखनी है तो एम वी एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। एम वी एक्स वन प्लस सम ऑफ इम्पल्स, प्लस इम्पल्स मतलब, ठीक है, वो जो इक्वेशन थी सिर्फ एफ के साथ इंडेक्स में क्या आ गया, एक्स आ गया, इज इक्वल टू एम वी टू था एम वी एक्स टू, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैं लिख रहा हूँ। दूसरी अब वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सिर्फ वाई आ जाएगा सब इसके सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे भी वाई आ गया, यहाँ पे भी वाई आ गया। सिमिलरली जी डायरेक्शन में जी आ गया, ठीक है। तो ये हम इसको थ्री स्केलर इक्वेशंस में भी रीराइट कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सेम वही इक्वेशन, और ये हम प्रूव कर चुके हैं ये कैसे आई, ठीक है। ये वही प्रूफ है जो भी किया हमने, ये भी प्रूफ किया हमने, प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रूफ। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम है, जो अभी हमने प्रूव किया पार्टिकल के लिए, उसको हम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक ये सिस्टम है पार्टिकल्स का, ये कोई फोर्स लग रही है, यहाँ पे एक F2 फोर्स लग रही है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डील कर रहा है, फोर्सेस एक्सटर्नल क्या होंगी, ज्यादा होंगी। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जी क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वही इक्वेशन में लिख सकता हूँ एम वी वन, क्या था एम वी वन, एम वी जी वन प्लस समेशन ऑफ इम्पल्स, मतलब प्लस इम्पल्स था, लिमिट T1 to T2 which is equal to m v, ठीक है। इसमें ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है टोटल इम्पल्स। तो वो कैसे आएगी, तो टोटल इम्पल्स इंक्लूड्स, ये जो टोटल इम्पल्स इम्पल्स है, इट इंक्लूड्स ऑल द इम्पल्स caused by external forces, all the impulses caused by external forces according acting to this system, जो कि सिस्टम पे एक्ट कर रही है, ये टोटल इम्पल्स। फॉर जो मूवमेंट ये था लीनियर मोमेंटम टर्म, यहाँ पे क्या था, ये जो m है लीनियर मोमेंटम में m, क्योंकि अब हम सिस्टम में पार्टिकल्स को डील कर रहे हैं, तो ये m किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ m i, ये m इसके इक्वल होगा। तो m क्या है, टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम, जितने भी पार्टिकल्स है ना सिस्टम में, उन सब का मास। और vg क्यों लिखा मैंने, vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास सेंटर ऑफ सिस्टम, ठीक है। हम मास सेंटर पूरे इसको कम्युलेट कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी ले रहे हैं, मास सेंटर ऑफ सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये टाइम कवर हो रहा है इसका, तो मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ भाई, एनीबॉडी? नो सर। चलो लिंक भेज दो।